ये जी। जो आईपीसी था वो 1860 में थॉमस मैकॉले ने बनाया। उस समय ये जो 124A आईपीसी में नहीं था, तो उन्होंने कहा 1870 में जुड़ा। नहीं, ये मेरे हिसाब से 1890 में जुड़ा। और अब उसको वो कहाँ से देवबंदी वाला भी ले आए हैं, वो भी मैंने काफी रिसर्च किया, मुझे मिला नहीं, क्योंकि 1870 नहीं 1890 में जुड़ा है ये। और उसके बाद जब देश नहीं, ये आजाद हुआ, 1870 में 124A सन 1870 में नहीं नहीं हो आईपीसी सकता में है। आईपीसी में नहीं खिसका के जोड़ी गई है। नहीं, ये मेरे मेरे हाथ हिसाब में से किताब है, मेरा ठीक ख्याल है, आप कोई बात जानते कोई, हो। ये ठीक है ठीक है। चित्रांशु अब सिन्हा की किताब है, हाँ द ठीक है, ग्रेट अब मेरी, रेवोल्यूशन। नहीं वो मैंने असल में राजीव जी आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से थोड़ा सा वो हैं, उस फैसले में एक डिफरेंट उसमें सन लिखा गया है। इस कानून अच्छा में कई अरे मैं समय पे अपनी कई बात बदलाव अपनी किए गए, अपनी इस बात में वजह कह से लूं। वो कह रहे हैं। विराज, मेरा क्या अच्छा, कहना राजीव जी है, की बात एक बार सुन लें सर, मेरा उसके कहना है बाद। 1890 में जुड़ा। हो सकता है कि मैं मतलब ठीक है, हम, हो हो सकता सकता है फैक्चुअली मैं उस पर नहीं जाना चाहता। ये है, देवबंद दिक्कत। वाला मुझे कहीं मिला नहीं जो आशुतोष जी लेके आए हैं। हो सकता है उनके पास बियॉन्ड बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रहता है। अब 1947 में हम आजाद हो गए सर। 1947 में जब आजाद हुए, तो जो सबसे पहले दो हाई कोर्ट ने, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने तारा सिंह केस में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राम नारायण नंदन जी के केस में वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में, इसको क्वैश कर दिया था। फिर 1962 में जब ये केस केदारनाथ सिंह जी के मैटर में सुप्रीम कोर्ट में आया, तो उस समय देश के जो सबसे ज्यादा बड़े हैं, जिनके लोगों बारे में लोग बात करते हैं कि भाई वो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के, तो मतलब हिंदुस्तान में भारत से पहले डेमोक्रेसी लाए थे जो लोग, वो सरकार में थे, नेहरू जी के नेतृत्व में सरकार में थी। हमारे हिसाब से तो डेमोक्रेसी राजा भरत लाए थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। तो 1962 में, जिस साल हम लोग चाइना से वॉर भी हारे थे, उस साल का ये सरकार, ये केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जजमेंट है, जिसमें नेहरू जी की सरकार थी। उन्होंने इसको जोरदार तरीके से सुप्रीम कोर्ट में कंटेस्ट किया। आज जो तुषार मेहता जी ने जो कहा है, उसका एक हिस्ट्री है। सुप्रीम कोर्ट में यह विषय बहुत ही गहराई से, इस विषय पर बहस हुआ, और नेहरू जी की सरकार ने इसको अपोज किया। इसका स्कोप थोड़ा ठीक किया गया था, लेकिन फाइनली 124A वाज नॉट क्वेश्चन्ड। उसके बाद आपको और बताता हूं एक इंफॉर्मेशन जो मेरे हिसाब से, जो हमारे आशुतोष जी हैं, वो उस केस का हवाला नहीं दिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज जो कांग्रेसी लोग उछल उछल के कहते हैं, देखो हमने तो 19 में कहा था। ये विनायक सेन वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का 2011 का फैसला है। उसमें भी हुआ, लेकिन तब भी सेडिशन खत्म नहीं हुआ। और उस केस में तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने कहा कि इस कोर्ट के दबाव में कैसे, मुझे नहीं पता कोर्ट का दबाव चलता होगा, लेकिन मेरा मानना है कोर्ट का काम होता है देखना कि क्या सही है या क्या गलत है। मेरे हिसाब से तो ये 1950 में ही दो हाई कोर्ट ने कह दिया था। नेहरू जी ने इसको कहा कि नहीं, हमको चाहिए लोगों को दबाने के लिए, सरकार चलानी है, पारिवारिक सरकार। 2011 में भी इनकी सरकार थी, जब एक एनएसी होता था, एक एनजीओ टाइप एनओसी था, जिसके हेड थी सोनिया गांधी जी, जो सर्वे सर्वा है कांग्रेस के। तब भी इस लॉ को चाहते तो हटा सकते थे। अब बात आती है कि 2019 के मैनिफेस्टो में, मैंने एक डिबेट में था, तो कांग्रेस पार्टी के हमारे एक मित्र ने कहा कि भाई हमने तो मैनिफेस्टो में डाला, आपने डाला होगा मैनिफेस्टो में। मुझे ऐसा लगता है कि भारत की सरकार इसको सीरियसली कंसीडर कर रही है कि इसको रिकंसीडर करने की जरूरत है। मैं इसके पीछे कारण बताता हूं। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो मैं बताता हूं। देखिए, राजद्रोह का इस्तेमाल तो अंग्रेजों के जमाने में तो हमारे क्रांतिकारियों पर हुआ। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इसका पूरा दुरुपयोग, इमरजेंसी के टाइम में लोगों को बूट से मार मार करके मार दिया गया। ये तो कोई नहीं कह सकता इमरजेंसी के टाइम में नहीं हुआ। राजनारायण, हमारे यहाँ के एक सूर्यदेव बाबू थे, उनको बूट से, जूते से मार मार के मार दिया। दरभंगा में नरपत नगर उनका गांव है। तो ये सब चलता था कांग्रेस में। अब आप कहेंगे कि 124A आज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछते हैं एज ए लॉयर, मुझे ऐसा लगता है कि आज के डेट में अब इस लॉ की अभी कोई जरूरत है नहीं। और सरकार ने भी कहा है कि हम रिकंसीडर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मसला है, सुप्रीम कोर्ट भी इसको देखेगी। लेकिन सारा क्रेडिट दे देना कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों स्टे किया, इसके पीछे मैं बताता हूं आपको कारण, नहीं तो इस पर बहस होती। हमारे विराज गुप्ता जी एडवोकेट हैं, वो बैठे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट, जब सरकार ने कह दिया कि मैं रिकंसीडर करूंगा, हम रिकंसीडर करेंगे, तो फिर कोर्ट को लगा, जो बिल्कुल सही है, अगर कोई भी है
कि अगर आप रिकंसीडर कर रहे हैं और आप 1 साल के बाद आपने कहा कि नहीं ये लॉ ठीक नहीं है, और इस बीच में जो लोगों को दिक्कत होगी, जो फ्रीडम जो है या कोई दिक्कत होगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप रिकंसीडर करने ही वाले हैं तो फॉर दैट टाइम, जब तक आप रिकंसीडर करके कोर्ट में आए तब तक के लिए मैं इसको स्टे कर रहा हूं। तो मुझे तो ये एक मतलब चाहे वो सरकार का व्यू है या जो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर है, ये एकदम मतलब सही दिशा में मेरे हिसाब से कदम है। अगर सरकार ने नहीं कहा होता तो नेहरू जी के टाइम में भी नहीं हुआ था, पूरी बहस चली थी। और फिर 2011 में भी, क्योंकि वो जजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट है केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इस पॉइंट पे, और इसीलिए नहीं तो ये लार्जर बेंच को रेफर होता। आलोक जोशी जी थोड़ा समझ लीजिए, आप नेहरू जी का नाम लेते ही आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। भाई हिस्ट्री है तो हम तो संविधान सभा की भी बहस की बात करेंगे, क्योंकि तब भी ये मैटर डिस्कस हुआ था। सुनिए ना, आप बीच में मेरा फ्लो गड़बड़ा जाता है सर। मेरा ये कहना है कि ये तो तब भी डिबेट हुआ था, इतने महान लोग थे, नेहरू जी थे उसमें, सबसे बड़ी बात तो नेहरू जी थे, तो नेहरू जी ने तब क्यों नहीं हटाया? चलो तब भूल गए, 2 हाई कोर्ट ने कहा गलत है तब भी नहीं हटाया, और फिर तो सोनिया गांधी जी जो एनएसी बना के बैठी थी उन्होंने भी नहीं हटाया। मेरा ये मानना है ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। एज ए प्रोपोनेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मैं मानता हूं कि सरकार को इस पर ठीक से सोचना चाहिए, और कोर्ट में भी है, अब तो स्टे भी हो गया। और जो सबसे बड़ी बात है, अब आप मुझे लगता है काउंटर क्वेश्चन आता है, उससे पहले मैं ही बता दूं कि भाई अभी क्यों किया इस सरकार ने, अभी आप में क्यों बदलाव आया? तो इसके पीछे मैं कारण बताता हूं। देखिए, देश में जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का जो सिस्टम है, पिछले 8 साल में, जोशी जी आप तो मुंबई में रहते थे, पहले आवाज अड्डा के एडिटर थे CNBC, पिछले 8 साल में सर मुंबई में किसी ने बम ब्लास्ट नहीं कर पाया सर। पटना तक पहुंच गया था ये आतंकी लोग, गांधी मैदान में बम ब्लास्ट करता था, हैदराबाद में तो खैर कोई बात ही नहीं थी, बेंगलोर में भी हुआ। 8 साल में केवल बॉर्डर एरियाज को छोड़ दीजिए, तो बॉर्डर एरिया जहां पर हमारा एक कंट्री है जो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करता है टेरर, अगर आप पठानकोट, मुझे पता है आप लोग फट से 3 नाम ले आएगा, उड़ी, पठानकोट एंड पुलवामा, ये एक एरिया में चल रहा है, वहां स्ट्रगल चल रहा है। यानी आप FAQ तैयार कर रहेंगे, सवाल भी आप ही बताएंगे, जवाब भी आप ही दे देंगे। पूरी बात सुन लीजिए, मैं बस खत्म कर रहा हूं, 1 मिनट में मैं खत्म कर रहा हूं। इस परिस्थिति में ऐसा नहीं, मुझे पता है ना आप लोग क्या सवाल करेंगे सर, इतना तो भर दिन यही काम है सर, दूसरा तो कोई काम ही नहीं बचा हुआ है ना लाइफ में, या तो कोर्ट में होते हैं, आपके साथ होते हैं। मेरा ये कहना है उस परिस्थिति में जो नहीं बदलाव आया ना, मुझे तो नहीं पता है ना, आई एम नॉट प्रिवी टू दैट इंफॉर्मेशन। मुझे लगा कि सरकार ने ऐसा क्यों बदलाव किया, क्योंकि देश में जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का जो सिस्टम है वो काफी रोबोस्ट होकर के, आज आलोक जोशी जी घर से बाहर निकलते हैं, वेडनेसडे जैसी फिल्म नहीं बनेगी कि मैं ट्रेन में बचूंगा कि मरूंगा। तो प्रॉब्लम ये है कि उसमें जो सुधार आया है और जिस तरीके से चल रहा है, हो सकता है सरकार को लगा हो कि अरे 124A की मुझे लगता है कोई जरूरत है नहीं, हम लोग देख लेंगे इनको। और नक्सल वायलेंस का भी अगर 8 साल में आप देख लीजिए, मुझे 2 अनुरोध है आप 2 बड़े जर्नलिस्टों से, नक्सल वायलेंस और टेररिस्ट वायलेंस इस देश में 8 साल और उसके पीछे 10 साल का रिकॉर्ड निकालिए और उस पर एक दिन शो करते हैं। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।